Hello friends, welcome to Anil Narula IAS Coaching Center PCS Pre GS बैच। आज हम लोग इस बैच में इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इंडियन पॉलिटी जिसको हम लोग इन जनरल द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए। इसमें हम लोगों ने मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो कवर करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस बताती हूँ कि सिलेबस में पीसीएस में क्या क्या पूछा जाता है। पीसीएस के सिलेबस में दो हेड्स के नीचे पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटी के अंडर हमें ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, like basic concepts of freedom, equality, social justice, rights and duties, citizenship, secularism, etc. Basic features, provisions, schedules of Indian Constitution, key amendments, पंचायती राज, इलेक्शंस के अंडर हमें कवर करना होगा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जिसको हम आरपीए बोलते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, देन राइज ऑफ रीजनलिज्म एंड कोएलिशन पॉलिटिक्स, एंड द लास्ट टॉपिक इज आर्म्ड चैलेंजेस टू द इंडियन स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर टर्म मेंशन की गई है राइट्स एंड ड्यूटीज़, मतलब हम लोगों को करना है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये हम लोग प्रीएम्बल में भी स्टडी करेंगे, राइट्स एंड ड्यूटीज़ में भी पढ़ेंगे। फाइन। ये सब टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को पीसीएस प्री के लिए स्टडी करने हैं। देन नेक्स्ट हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। सबसे पहले हम लोगों को बेयर एक्ट की ज़रूरत है। बेयर एक्ट मीन्स जिसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारी प्रोविज़न दी हुई हैं, ओरिजिनल प्रोविजंस। आप लोग पीएम बख्शी का जो बेयर एक्ट है वो आप मार्केट से ले सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये हम लोगों को स्टडी रीड करना ही करना है। देन अनदर इम्पॉर्टेंट बुक जो हम लोगों को रीड करनी है, जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है एनसीईआरटी क्लास +1 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये वाली बुक तो आप लोग मिस नहीं कर सकते। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये बुक भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ब्रीफ में बताती है। उसके बाद बात आती है कि थोड़ी डिटेल्ड प्रोविजंस कहीं गिवन हों बुक में। हम लोग नॉर्मली रेफ़र करते हैं, ये हम लोगों की सजेशन है कि आप लोग सुभाष कश्यप की बुक पढ़ सकते हैं, आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर पार्लियामेंट। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, कॉम्प्रिहेंसिबल लैंग्वेज में सुभाष कश्यप की बुक में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल्स दी गई हैं, सो दैट यू कैन रीड। फाइन। या फिर अगर आप चाहें तो आप लक्ष्मीकांत की बुक भी पढ़ सकते हैं। दैट इज़ अप टू यू, बट वी जनरली सजेस्ट सुभाष कश्यप, और आप लोग चाहें तो डॉक्टर डी बासु की बुक भी पढ़ सकते हैं। फाइन। विच एवर बुक यू पीपल वॉन्ट टू रीड। ये है हमारी बुक्स के बारे में। बट पीएम बख्शी बेयर एक्ट आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बेयर एक्ट आपको ज़रूर अपने साथ रखना है। प्री के लिए तो स्पेशली दिस इज मस्ट। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमारा जो सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री विच टेल्स अस हाउ द गवर्नमेंट विल फंक्शन। हमारा देश इतना डाइवर्स है, इतना बड़ा है, उसको हम किस तरीके से गवर्न करेंगे। ये जो सारी चीज़ें हैं ये डिटेल में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन हैं। कैसे गवर्नमेंट बनानी है, गवर्नमेंट का काम क्या है, जुडिशरी का काम क्या है, अलग अलग
ऑर्गन्स कौन से हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो सब कुछ हमें कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री। इसके अलावा हमारे देश में जितने भी लॉ हैं, ऑल दोज लॉज आर सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को कोई भी लॉ बनेगा वो वायलेट नहीं कर सकता। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिक ऑर्गेनिक लॉ ऑफ आवर कंट्री। इट इज़ बेसिक ऑर्गेनिक लॉ ऑफ एनी पर्टिकुलर नेशन। फाइन। कई देश ऐसे हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, कई देश ऐसे हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। सो रिटन भी हो सकती है, अनरिटन भी हो सकती है। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन। देन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हम किस चीज़ की एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग बात करते हैं यूके की। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करते हैं यूके की, देन न्यूजीलैंड की, और हम बात कर सकते हैं इजराइल की। ये हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल्स। यूके, न्यूजीलैंड एंड इजराइल। जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। फाइन। सो इट इज़ लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। लेंथीएस्ट होने के साथ साथ अभी भी हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं। हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को जब चाहें टाइम टू टाइम एक प्रोसीजर यूज़ करके चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये जो अमेंडमेंट का मेथड है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करेंगे, दिस पर्टिकुलर थिंग इज मेंशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। सो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 368। सो आर्टिकल 368 में हमें एक प्रोसीजर बताया गया है जिसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन से, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक स्ट्रिक्टली रिजिड डॉक्यूमेंट नहीं है जो हम लोगों को एज सच फॉलो करनी है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, सोसाइटी में कुछ चेंजेस आ रही हैं, कुछ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस ऐसी हैं जिनकी हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ प्रोविजंस ऐसी हैं जो हमें अब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन करनी चाहिए। सो वो सारी प्रोविजंस, वो सब चेंजेस हम अमेंडमेंट के थ्रू कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट मीन्स हम उसको टाइम टाइम पे चेंज कर रहे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं है, प्रॉपरली रिजिड नहीं है, या इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। सो ये कैटेगराइजेशन बनती है। सो वेदर इट इज़ रिजिड और फ्लेक्सिबल। सो अगर हम देखें, हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बोथ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। क्यों रिजिड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक प्रोसीजर यूज़ किए बिना हम इसको अमेंड नहीं कर सकते। सो कई बार हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, बट आपस में जब तक दोनों हाउसेस का कंसेंसस नहीं बनता तो हम उस प्रोविज़न को चेंज नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोसीजर यूज़ करते हुए हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को आज तक 106 बार अमेंड कर लिया है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है। फाइन। बट अभी भी बहुत सारे बिल्स, प्रपोजल्स ऐसे हैं जो लैप्स हो चुके हैं, जो पास नहीं हो पाए। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बोथ रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी। फाइन।
सो ये है सिंपल सी इंट्रोडक्शन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। फाइन, देन वी विल टॉक अबाउट कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बारे में आप लोग मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ते हैं डिटेल में कि कैसे कैसे गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट किया गया, ब्रिटिशर्स के साथ नेगोशिएट किया गया। यहाँ पर मैं आप लोगों को वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन पेपर। सो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने डिमांड की कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी, कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की गई। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड जब की गई, ऐसा तो नहीं था कि ब्रिटिशर्स हर बात को प्रपोजल करो और ब्रिटिशर्स मान लेते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो क्या हुआ, सबसे पहले कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, इसका आइडिया फर्स्ट टाइम किसने रेज किया? एम.एन. रॉय ने। फाइन, इसका आइडिया किसने रेज किया? एम.एन. रॉय ने 1934 में। उसके बाद ऑफिशियल डिमांड इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एस्टैब्लिश करने की अभी हम बात कर रहे हैं, इसको एस्टैब्लिश करने की डिमांड 1935 में फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसकी ऑफिशियल डिमांड की। फाइन, सो आइडिया एम.एन. रॉय का था, ऑफिशियल डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की 1935 में। उसके बाद इस डिमांड को ब्रिटिशर्स ने पहली बार कब माना? 1940 में। 1940 में अगस्त ऑफर में उन्होंने कहा कि ये डिमांड आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। उन्होंने डिमांड को एक्सेप्ट किया इन प्रिंसिपल। फाइन, सो ये सारी प्रोविज़न जो हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट कब हुई, कब हमने सेटअप की? नवंबर 1946। नवंबर 1946 में हमारे पास ब्रिटिशर्स का एक कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था। अंडर दोज प्रोविज़न, कैबिनेट मिशन प्लान की प्रोविज़न्स के अंडर हमने नवंबर 1946 में जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप कर लिया था। फाइन, सो ये हैं हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स विद रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, कि हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म कैसे किया। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग दीज आर द फैक्ट्स। सो उसके बाद हम बात करते हैं कि अब जब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई तो उसने क्या क्या काम किया, उसके सेशंस कैसे हुए। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नवंबर 1946 में बनी। उसकी सबसे पहली मीटिंग कब हुई? दिसंबर 1946 में। सो दिसंबर 1946 में 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई। उस मीटिंग में टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो उस टाइम हमारी असेंबली के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। टेम्परेरी प्रेसिडेंट मीन्स प्रोविजनल प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं हम, इंटरिम प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद अब हमें एक परमानेंट प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट थी। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने 2 दिन के बाद ही मीटिंग के चलते चलते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लिया। फाइन, सो ये सब नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन का मेन काम था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइज़र अपॉइंट किया गया सर बी.एन. राव को। सर बी.एन. राव वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइज़र। फाइन, देन 1-2 फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट हैं। मुस्लिम लीग ने पहली मीटिंग अटेंड नहीं की थी। देन फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई एंड लास्ट सेशन वॉज हेल्ड ऑन
जनवरी 24, 1950 हमारे रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन से 2 दिन पहले इसका लास्ट सेशन था। सो ऑल दीज फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ऐसी चीज़ें प्री में पूछते हैं। देन अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इन्होंने काम किया कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए। सो इन्होंने अलग अलग टाइप की कमेटीज़ बनाई, उन कमेटीज़ के चेयरमैन बनाए, कमेटीज़ को कुछ काम असाइन कर दिया। वो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि क्या क्या काम किस कमेटी ने किया, बाय नेम और चेयरमैन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। सो आपको ये सारी जो कमेटीज़ हैं इनको बाय हार्ट लर्न करना है। लाइक ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम किया था। सो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, सो इन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। फाइन, देन आई विल टेल यू इसके फर्दर मेंबर्स। सो ड्राफ्टिंग कमेटी के बाद हमारे पास कुछ और कमेटीज़ हैं जिनके चेयरमैन आपको याद रखने हैं। कई बार एग्ज़ाम में मैच कॉलम और या फिर आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्टली मैच्ड, इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है। सो फ्लैग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप याद करने के लिए ये कर सकते हैं कि आप बाय नेम याद कर सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन कौन सी कमेटी की चेयरमैनशिप होल्ड की थी, लाइक फ्लैग कमेटी के लिए और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के लिए। सिमिलरली आप लोग देख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन सी कमेटी को चेयर किया था, लाइक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी एंड स्टेट्स कमेटी। सो ये एक तरीका है इनको ईजिली माइंड में रखने का। देन वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की चेयरमैनशिप होल्ड की एंड उसके साथ साथ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को वही इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ बता रही हूँ जो नॉर्मली एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। सो ये सब कमेटीज़ आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। अब ड्राफ्टिंग कमेटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो इसके रिगार्डिंग मैं आपको इनके और मेंबर्स भी बता रही हूँ। सो ड्राफ्टिंग कमेटी के केस में आपको पता चल गया है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज़ द चेयरमैन। सो ये तो हमें पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसीलिए हम B.R. अम्बेडकर को कहते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी में 6 मेंबर और थे। इट मीन्स ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो 7 मेंबर कमेटी थी। चेयरमैन आप लोगों को पता चल गया है, बाकी 6 मेंबर्स का भी नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कई बार पेपर में पूछ लेते हैं विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, या हमसे पूछ लेते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वर इंक्लूडेड इन द ड्राफ्टिंग कमेटी। सो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N. गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सो ये 4 मेंबर थे। उसके बाद ओरिजिनल ड्राफ्टिंग कमेटी में 2 बाकी मेंबर ये थे, B.L. मित्तर एंड D.P. खेतान। सो जब फर्स्ट टाइम ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई उस टाइम पे ड्राफ्टिंग कमेटी की मेंबरशिप में हमारे पास B.R. अम्बेडकर के अलावा ये पहले 4 मेंबर्स और उसके अलावा B.L. मित्तर थे और D.P. खेतान थे। बट लेटर ऑन क्या हुआ, B.L. मित्तर को रिज़ाइन करना पड़ गया उनकी हेल्थ ग्राउंड्स पे और D.P. खेतान जी की डेथ हो गई। सो इसलिए इनकी रिप्लेसमेंट में ये 2 नए मेंबर आए, N. माधवराव एंड T. कृष्णामाचारी। सो हमारे लिए ये 2 नाम भी इम्पॉर्टेंट हैं। कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि B.L. मित्तर को रिप्लेस करके कौन आया था या D.P. खेतान को रिप्लेस करके कौन आया था, या हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन से मेंबर की
कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के टाइम के बीच में ही डेथ हो गई थी। सो दैट पर्सन वाज डीपी खेतान। सो ये है हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू ऑल द कमेटीज एंड मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। किसी भी स्टूडेंट को जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, कोई भी डाउट हो तो आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। देन अब हमारे पास नेक्स्ट बात आती है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन कि कैसे कैसे हमने इसको लिखा, इसके बारे में बात कर रहे थे। फाइन। सो अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर लिया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गई। ड्राफ्ट होने के बाद अब कॉन्स्टिट्यूशन हाउसेस में, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेशंस में डिस्कस भी हुई। डिस्कस होने के बाद जब फाइनल ड्राफ्ट हमारे पास आ गया, जब ड्राफ्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सिग्नेचर साइन कर दिए, तो हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। सो दो डेट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। एक डेट है नवंबर 26, 1949, 26 नवंबर 1949, जिसको हम पॉपुलरली कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। इस दिन हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई कर लिया, मींस फाइनल कर दिया कि ये डॉक्यूमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का काम करेगा। डेट ऑफ एडॉप्शन भी कहते हैं हम इसको, इनेक्टमेंट भी कह सकते हैं, रेटिफिकेशन भी कह सकते हैं। फाइन। देन ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, अकेला अकेला वर्ड आपके लिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट डेट है जो बहुत पॉपुलर है, सब बच्चों को पता है, जनवरी 26, 1950, जिस दिन हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। सो रिपब्लिक डे वाला दिन सबको पता है कि हम लोगों ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन से यूज़ करनी स्टार्ट की। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन से इफ़ेक्टिव हुई। फाइनल डॉक्यूमेंट साइन कब हुआ, रेटिफाई कब हुआ? 26 नवंबर 1949। और इफ़ेक्टिव कब से हुआ? केम इनटू इफ़ेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950, जिसे हम कहते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट और एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये दोनों डेट्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो डेट है, कॉन्स्टिट्यूशन डे वाली जो डेट है, ये डेट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में मेंशन की गई है, एडॉप्शन क्लॉज या इनेक्टमेंट क्लॉज जिसको हम कहते हैं। सो 26 नवंबर 1949 एंड 26 जनवरी 1950। फाइन। सो ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। सो अब हम आते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो चुकी है, इफ़ेक्ट में आ चुकी है, सो कमेंस हो गई है। सो अब हम देखेंगे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जब इफ़ेक्टिव हुई, जब इफ़ेक्ट में आई, तो उसमें क्या क्या था। हमारी जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट पार्ट्स थे। Whole constitution was divided into various parts. Every part has certain important provisions in that, जिसको हम कहते हैं articles. फाइन। सो हर पार्ट के अंदर आर्टिकल्स, जैसे हम एक बुक खरीदते हैं, बुक में चैप्टर है, चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स हैं, एंड इन द सेम वे चैप्टर्स की जगह यहाँ पे पार्ट्स के अंदर अलग अलग चीज़ें हमें बताने के लिए उसमें कुछ आर्टिकल्स मेंशन किए गए थे। देन इन सब प्रोविजंस और पार्ट्स के बेसिस पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के एंड पे उनको थोड़ा समराइज किया, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को। फाइन। तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में कुछ लिस्ट दी गई हैं, जिसमें हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस को समराइज किया है, जिनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो हमारे सिलेबस में ये टर्म शेड्यूल्स जो है ये अलग से मेंशन की हुई है कि शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर इम्पॉर्टेंट, और ऑलमोस्ट हर पेपर में शेड्यूल्स में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। फाइन, सो ये है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। जब हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आई, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अब मैंने 3 टर्म्स यूज़ की, पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। फाइन, उसके बाद मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह काम करती है जिसको हम टाइम टू टाइम अमेंड करते रहते हैं। हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को आज तक 106 टाइम्स अमेंड किया है। 106 अमेंडमेंट्स के बाद कुछ हमने आर्टिकल्स ऐड किए, कुछ हमने रिपील किए या ओमिट किए, मींस ख़त्म कर दिए उसमें से, और कुछ पार्ट्स भी हमने ऐड किए या फिर बाद में, और कुछ ओमिट भी कर दिए। हमारे पास एट प्रेजेंट आज 2024 में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का साइज़ क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। वी हैव 25 पार्ट्स, पहले 22 थे, अब कितने हैं 25। हमारे पास 395 से बढ़ के अब आर्टिकल्स हो गए हैं 470। देन 8 शेड्यूल्स की जगह हमारे पास अब 4 शेड्यूल नए ऐड ऑन हो गए हैं, 12 शेड्यूल्स। आफ्टर 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, दिस इज द साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। इन चीज़ों को हम लोग कमिंग लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी करते रहेंगे। देन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, मैंने आपको पहले भी बताई ये बात कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फाइन, ये हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिनमें से यू कैन से प्री एग्ज़ाम में, पीसीएस प्री में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि जब हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी सारी चीज़ें ऐड ऑन की, इतनी लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिखी, तो हमने वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन इतने कम टाइम में कैसे लिख ली। अभी हमारी बात हुई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला सेशन था वो दिसंबर 1946 से शुरू हुआ और हमने नवंबर 1949 में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल कर लिया, रेटिफाई कर लिया। फाइन, 3 साल में इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन हमने कैसे लिखी, क्योंकि हम पहले ब्रिटिशर्स के अंडर थे, हमारा गवर्नमेंट सिस्टम जो था वो उतना स्टेबल नहीं था। कैसे हमने ये किया, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी, उस टाइम पे उन्होंने अलग अलग देशों की कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स बोरो किए, अलग अलग कंट्रीज से हमने कुछ कुछ बोरो किया। ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमने ये एक एक्ट पास हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट से आप लोग कह सकते हैं हमने नियरली 2/3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो किया है। नियरली 2/3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्ट। फाइन, डिमांड्स तो हमारी इंडियंस की थी, उसके अकॉर्डिंगली ब्रिटिशर्स उनको एक्सेप्ट करते थे। इस तरीके से इसमें कुछ प्रोविजंस लिखी गई हैं, लाइक फेडरल स्कीम, डेक्लरेशन ऑफ इमरजेंसी पावर्स, ऑर्डिनेंस मेकिंग, पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पावर ऑफ फेडरल जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बोथ एट द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल। ये जो सारा सिस्टम है ये हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। उनको कुछ कुछ चेंजेस की उस हिसाब से कि वो इंडिया के सिस्टम को सूट कर सकें।
फाइन, सो ये है कुछ प्रोविजंस। उसके बाद यूके या इंग्लैंड से हमने क्या अडॉप्ट किया, हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। फाइन, सो ये जो सिस्टम है हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, यूके से। सो ये जो सारी प्रोविजंस इनमें मेंशन हैं, ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट, लाइक बाई कैमरल पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ऑफिस ऑफ कैग, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, देन सम पावर्स ऑफ द कोर्ट्स। सो ये जितनी भी हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं ये हमने यूके से अडॉप्ट की। देन यूएसए से सबसे इम्पॉर्टेंट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स यूके की भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इवन दिस सिंगल सिटीजनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना होता है। सुप्रीम कोर्ट, देन प्रेसिडेंट एज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, दिस वी हैव बोरोड फ्रॉम यूएसए। सो कुछ कुछ चीज़ें यूएसए से हैं, कुछ यूके से हैं विद रिगार्ड टू द टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ देयर इन आवर कंट्री। सो वो सारी चीज़ें हम लोग जैसे जैसे पार्ट 5 डिस्कस करेंगे विद रिगार्ड टू पार्लियामेंट, विद रिगार्ड टू प्रेसिडेंट, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। बट ये टेबल जो बोरोइंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टेबल है, ये आप लोगों के लिए अगेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इसमें से आपको एक क्वेश्चन प्री में आएगा ही आएगा। देन द रेस्ट ऑफ द लिस्ट इज दिस। ऑस्ट्रेलिया से एक दो चीज़ें ली हमने, कंकरेंट लिस्ट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। बहुत सारी टर्म्स होंगी जो आप लोगों को इस टाइम पे हो सकता है ना क्लियर हो, बट हम इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एस्ट वाइल यूएसएसआर से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं। जर्मनी से हमने कुछ प्रोविज़न ली कि कौन से फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो जाएंगे। देन जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन को पॉपुलरली बीमर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसका नाम आपको बताया गया है। देन कनाडा से हमने बोरो किया, कुछ साउथ अफ्रीका से किया। आज मैं जस्ट आपको भी बता रही हूँ कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर है। फाइन, तो उस कंटेक्स्ट में नाउ यू कैन सी हियर कि प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो मैंने आपको भी पीछे बताया था कि आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। अभी मैंने आपको प्रोसीजर डिटेल में नहीं बताया, बट जस्ट वी आर बात कर रहे हैं कि 368 में प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया गया है, तो वो हमने बोरो किया है साउथ अफ्रीका से। उसके बाद आयरलैंड से हमने कुछ चीज़ें ली। कॉन्सेप्ट ऑफ DPSPs मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, पार्ट 4 में कवर होते हैं ये हमारे। देन फ्रांस से हमने कुछ आइडियाज़ लिए, लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, हमारे सिलेबस में भी ये टर्म्स मेंशन हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एट्सेट्रा। सो ये टर्म्स हमारे प्रीएम्बल में इंक्लूडेड हैं। सो ये हमने बोरो की हैं फ्रॉम फ्रांस। सो ये है हमारा ब्रीफ में टेबल बोरोइंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन अब हम बात करेंगे पार्ट्स की, आर्टिकल्स की और शेड्यूल्स की। जब हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो मैं सारे पार्ट्स आपको एक ही दिन में तो नहीं बता सकती। जैसे जैसे हमारे पॉलिटी के लेक्चर्स कंटिन्यू होंगे, हम पार्ट वाइज कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते जाएंगे। उन्हीं पार्ट्स के अंडर हम लोग जो भी रेलेवेंट आर्टिकल्स होंगे वो सब डिस्कस करेंगे। सो पार्ट्स और आर्टिकल्स एक ही दिन में नहीं बताए जा सकते। जब पार्ट्स और आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे मींस कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गई हमारी। फाइन, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। मैंने आपको अभी कुछ 5-7 मिनट्स पहले बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली हमारे पास 22 पार्ट्स थे। फाइन, बट एट प्रेजेंट हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? 25। सो
ये 22 से 25 कैसे हुए? एक्चुअली हुआ क्या, पहले हमने इन 22 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को ख़त्म कर दिया, सो 20 बने। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 5 न्यू पार्ट्स ऐड किए, जिससे अब हमारे पास टोटल 25 पार्ट्स हैं। फाइन। मैं अभी आपको ये बताऊंगी कि इन पार्ट्स को ख़त्म करने में और इन पार्ट्स को ऐड करने में हमने कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन है की अमेंडमेंट्स। एक टर्म मेंशन है की अमेंडमेंट्स। की अमेंडमेंट्स मीन्स जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। ये 5 अमेंडमेंट्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हमें माइंड में रखनी ही रखनी है। सबसे पहली बात आती है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 की। ये अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस अमेंडमेंट से बहुत चेंजेस हुई हैं, आप टाइम टू टाइम देखेंगे। यहाँ पर मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ, इससे हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के 2 पार्ट्स थे जो उनको ख़त्म कर दिया, पार्ट 7 को और पार्ट 9 को। रिपील का मतलब होता है ख़त्म करना। रिपील्ड पार्ट 7 एंड पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन। जब हमने ये पार्ट ख़त्म किए, उसके पीछे कारण क्या था? जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुई थी, उस टाइम पे हमारी पूरी इंडिया की टेरिटरी को 4 तरह की स्टेट्स में डिवाइड किया गया था। 4 तरह की स्टेट्स जिनको हमने इस तरीके से डिवाइड किया था, पार्ट ए, बी, सी एंड डी। पार्ट ए, बी, सी, डी। इसमें से पार्ट ए की स्टेट्स को हमने कवर कर दिया पार्ट 6 में कॉन्स्टिट्यूशन के, बी को कवर कर दिया पार्ट 7 में, सी को कवर किया हमने पार्ट 8 में, और डी की स्टेट्स को कवर किया हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में। अब आप लोगों को पता है एट प्रेजेंट इंडिया की जो पूरी टेरिटरी है वो कोई इस तरीके की 4 स्टेट्स में डिवाइडेड नहीं है। हमारी जो इंडिया की टेरिटरी है वो इस टाइम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है। एक स्टेट्स टर्म कॉमन और एक टर्म यूनियन टेरिटरीज। ये 2 चीज़ें मिलके इस टाइम पे हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया बनाती है। इसलिए अब हमें एक पार्ट चाहिए था स्टेट्स के लिए और एक पार्ट चाहिए था यूटीज़ के लिए। फाइन। हमने पार्ट 6 रख लिया स्टेट्स के लिए, पार्ट 8 रख लिया यूटीज़ के लिए, इसको भी ख़त्म कर दिया और इसको भी ख़त्म कर दिया। फाइन। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हमारे पास 2 पार्ट ख़त्म हो गए, पार्ट 7 एंड पार्ट 9। और पार्ट 8 का जो टाइटल था पहले वो था पार्ट सी स्टेट्स, उसको बदल के हमने कर दिया यूनियन टेरिटरीज। ये है हमारी ब्रीफ में टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब हमारे पास 22 के 20 पार्ट रह गए। अब हम देखेंगे कि कैसे हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 5 नए पार्ट ऐड किए। सबसे पहले 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से हमने 2 पार्ट ऐड किए, पार्ट 4A एंड पार्ट 14A। 4A इज इन रिलेशन टू फंडामेंटल ड्यूटीज, 14A इज इन रिलेशन टू ट्राइब्यूनल्स। हमने ये पार्ट्स 23, 24 नंबर में डालने की बजाय वहाँ पे डाले, यहाँ पे उनका रेलेवेंस था। पार्ट 3 में हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, पार्ट 4 में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे। उसके बाद हमने वहीं पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी बात कर दी, क्योंकि जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वी कैन से दीज आर 2 साइड्स ऑफ द कॉइन। अगर हम अपने राइट्स एंजॉय करना चाहते हैं तो हमें हमारी ड्यूटीज़ को भी फुलफ़िल करना पड़ेगा। ये है एक पार्ट। देन एडिड पार्ट 14A ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स हमारा एक जुडिशियल कंपोनेंट है जिसको हमने ऐड ऑन किया कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केसेस के लिए। दीज 2 पार्ट्स वर एडेड। देन
We added 3 more parts to make the number 25. So next amendment was, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुई उस टाइम पे हमारे पास 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट थी. 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट मीन्स हमारे पास सेंटर लेवल की गवर्नमेंट थी और हमारे पास स्टेट लेवल की गवर्नमेंट थी. हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जो था दैट वाज अप टू द स्टेट्स, कि जो भी स्टेट्स अपनी पर्टिकुलर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या रूरल लेवल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इनिशिएट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट इट वाज नॉट कंपल्सरी. बट टाइम टू टाइम हमें लगा कि ये एक यूनिफॉर्म तरीके से हमारे सिस्टम में नहीं चल रहा. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन, कि डिसेंट्रलाइजेशन की हमें रिक्वायरमेंट है, तो हमने उन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया. सो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 में दोबारा से कुछ ऐड कर दिया. पुराने वाला पार्ट 9 हमने ख़त्म कर दिया था. सो पार्ट 9 को दोबारा से ऐड किया, जिसमें हमने ऐड किया कि पंचायत की कंपोजिशन क्या होगी, इलेक्शन कैसे होंगे, इनके पास क्या फंक्शंस होंगे, क्या इनके पास सब्जेक्ट्स होंगे काम करने के लिए, ऑल दोज थिंग्स, जिसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. सो 73rd अमेंडमेंट से पार्ट 9 वॉज री इंसर्टेड, दोबारा से ऐड हो गया. फिर बात आई सिमिलर उसकी, यहाँ हमने रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की है. म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं हमारी वो भी डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट हैं. अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सो ये एक और पार्ट हमने ऐड किया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पार्ट 9A. एक साथ ही ऐड करें क्योंकि हम पूरे का पूरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट साथ में रखना चाहते थे. देन आफ्टर अराउंड सो मैनी ईयर्स हमने क्या किया, एक और पार्ट ऐड किया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का. फाइन. सो अब हमारे पास 2012 के बाद से 22 की बजाय 25 पार्ट्स हो गए हैं. सो ये जितने भी अब मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं, ये सारे के सारे पार्ट्स की इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे रेलेवेंट लेक्चर के टाइम पे. सो यहाँ से आपको पता चलता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट से 25 पार्ट कैसे बने. फाइन. सो ये जितनी मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बताई है, जस्ट रिवीजन. पहले मैंने बात की आपके साथ 7th की. सो 7th अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट है, 42nd भी इम्पॉर्टेंट है. देन उसके बाद बात आती है 73rd, 74th एंड 97th अमेंडमेंट. सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एनी टाइम इन द एग्जाम फ्रॉम दिस एरिया. सो ये हमें जो पांचों अमेंडमेंट्स हैं हमें लर्न करनी है. सो कोई भी किसी को डाउट है तो आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. सो वी विल रिप्लाई यू बैक. देन नेक्स्ट बात आती है जो चीज़ हमारे सिलेबस में भी मेंशन्ड है. मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये कुछ लिस्ट हैं जिसमें हमने हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कैटेगराइज किया है, कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को टेबुलेट कर लिया है. फाइन. कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की डिटेल्स उसमें दी हुई हैं. सो ये सारी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे, अब एट प्रेजेंट हमारे पास 12 हैं. तो मैं आपको एक बार सारे बता रही हूँ, फिर साथ के साथ बता दूँगी कि कौन कौन से 4 जो शेड्यूल थे वो कब ऐड हुए. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू. सो आज हम जो लोग चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं इसमें से आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो ज़रूर आ जाएंगे इस इन्फॉर्मेशन में.
प्री में, पॉलिटी में इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात आई फर्स्ट शेड्यूल। बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, फर्स्ट शेड्यूल में हमें पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है कि हमारे पूरी इंडियन टेरिटरी में कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आप सबको डेफिनेटली पता ही है कि इस टाइम में हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। उन सब की लिस्ट फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है। फाइन, वेरी सिंपल टू लर्न। सेकंड शेड्यूल जो है, सेकंड शेड्यूल में हमें लिस्ट दी गई है कि जो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शनरीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जिन जिन लोगों के बारे में बात की गई है उनको सैलरी कहाँ कितनी मिलेगी, क्या मिलेंगे इमोल्यूमेंट्स। ये सारी लिस्ट जो है वो सेकंड शेड्यूल में दी गई है। सैलरीज, अलाउंस एंड इमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, जो भी हमारे रिस्पेक्टिव हाउसेस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, राज्यसभा के भी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी, उसके बाद हमारे जजेस की सैलरी, उनके अलाउंसेस, एंड ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, जो हमारे सारे तरीके की गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करता है। कैग हम बोलते हैं इसको पॉपुलरली, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनकी सैलरी की बात यहाँ पे होती है। सिंपली आपको माइंड में रखना है कि जो सेकंड शेड्यूल है उसमें हम बात करते हैं सैलरीज की। फाइन, लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इस टाइम पे पर मंथ सैलरी है 5 लाख रुपए, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी है 4 लाख। फाइन, एंड गवर्नर्स की है 3.5। वैसे हम ये जो भी मैं आपको सैलरीज बता रही हूँ, हर टॉपिक में, हर लेक्चर में जहाँ पे रेलेवेंस होगा मैं आपको सारी बताऊँगी। यहाँ हमें शेड्यूल में पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है थर्ड शेड्यूल में क्या है, कोई भी ऑफिशियल जब अपना ऑफिस ऑक्यूपाई करता है तो उसको ओथ दी जाती है। थर्ड शेड्यूल में वो एक तरीके से ओथ की बात की गई है। ओथ गिवन टू द यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। तो हमने बेसिकली इनको यहाँ पे टेबुलेट किया है। कौन किसको ओथ देगा, प्रेसिडेंट को कौन देगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन देगा, मेंबर्स को कौन देगा, ये सब रेलेवेंट पार्ट्स में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि फर्स्ट शेड्यूल कंटेन द लिस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूटी, सेकेंड शेड्यूल कंटेन द लिस्ट ऑफ सैलरीज, अलाउंसेस, एंड थर्ड शेड्यूल कंटेन द oath and affirmation to be made by the different officials। अब आ गया हमारा नेक्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में हमने क्या बात की है, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ ईच स्टेट एंड यूटी इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट जो टर्म यूज की गई है यहाँ पर, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो टर्म यहाँ पर यूज की गई है, काउंसिल ऑफ स्टेट टर्म यूज की गई है राज्यसभा के लिए। राज्यसभा टर्म जो है आप लोग न्यूज़पेपर में, मीडिया में पढ़ते रहते होंगे, बट राज्यसभा के लिए दूसरा नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी टर्म राज्यसभा यूज़ नहीं की हुई, टर्म यूज़ की गई है काउंसिल ऑफ स्टेट। ऐसे ही पार्लियामेंट का दूसरा हाउस होता है लोकसभा। लोकसभा के बारे में के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म यूज़ की गई है हाउस ऑफ पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं भी टर्म लोकसभा नहीं मिलेगी, हाउस ऑफ पीपल मिलेगी। कमिंग टू फोर्थ शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल में क्या बात की गई है, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ ईच स्टेट एंड यूटी इन राज्यसभा, कि राज्यसभा में कोई स्टेट की या यूटी की सीट्स कितनी कितनी होंगी, उसकी लिस्ट हमें फोर्थ शेड्यूल में दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल विच इज आस्क्ड इन द पेपर, बहुत बार ये चीज़ पूछी जाती है। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट दो शेड्यूल, फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में हम बात करते हैं शेड्यूल्ड एरियाज़ की और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की।
हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें से कुछ पार्ट्स किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में ऐसे होते हैं जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो प्रेसिडेंट उन एरियाज़ को शेड्यूल्ड एरियाज़ मार्क कर सकता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में। फाइन। सो उन एरियाज़ को अगर प्रेसिडेंट ने किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई शेड्यूल्ड एरिया मार्क किया है, सो वो पर्टिकुलर एरिया का प्रोविज़न एडमिनिस्ट्रेशन या शेड्यूल्ड ट्राइब्स की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की जाएगी, इसके बारे में 5th शेड्यूल में बताया गया है। फाइन। देन रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजंस हैं पार्ट 10 में। उसके बाद 6th शेड्यूल में क्या बात की गई है कि शेड्यूल्ड एरियाज़ के साथ साथ कई स्टेट्स में बहुत ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, तो उनमें कुछ ट्राइबल एरियाज़ आइडेंटिफाई किए गए हैं। उसके लिए 4 स्टेट्स का नाम मेंशन है। ये चारों स्टेट्स का नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ये चारों स्टेट का नाम आपको याद होना चाहिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आप सबको पता है कि एम से एक और भी स्टेट है मणिपुर, तो मणिपुर इसमें इंक्लूड नहीं होती। सो 4 ही स्टेट्स मेंशन की गई हैं। इन चारों पे 5th शेड्यूल एप्लीकेबल नहीं होता, बल्कि 6th शेड्यूल एप्लीकेबल होता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। सो ये है हमारे ब्रीफ में 5th और 6th शेड्यूल। इनकी डिटेल जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 10 में दी गई हैं, दोनों की, इन दोनों की। उसके बाद बात आती है 7th शेड्यूल की। 7th शेड्यूल जो है वो बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, सेंटर के लिए हम टर्म यूनियन भी यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब किसी भी पर्टिकुलर लेवल की सरकार का मेन काम क्या है? देश के लिए लॉ बनाना, देश के लिए पॉलिसीज़ बनाना। सो कौन से लेवल की सरकार, कौन से लेवल की गवर्नमेंट जो है कौन से सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगी, ये जो चीज़ें हैं हमें 7th शेड्यूल में दी गई है। 7th शेड्यूल में 3 तरीके की स्कीम लिस्ट की बात की गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। 3 तरह की लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। यूनियन लिस्ट जो है, नाम से हमें पता चलता है कि ये सेंटर की जो यूनियन की लिस्ट है, जिसके ऊपर लॉ हमारी पार्लियामेंट बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सो यूनियन लिस्ट के ऊपर लॉ कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ कौन बनाएगा? जिस भी पर्टिकुलर स्टेट को उसकी ज़रूरत है, सो वो स्टेट बना सकती है लॉ। देन कंकरेंट लिस्ट पे कौन बनाएगा? कंकरेंट लिस्ट पे दोनों का, सेंटर का भी स्टेट का भी कंट्रोल होता है। सेंटर भी लॉ बना सकती है, स्टेट भी लॉ बना सकती है। कोई कॉन्ट्राडिक्शन होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो सारी बातें हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में स्टडी करते हैं। यहाँ तो हम ब्रीफ में बात कर रहे हैं कि 7th शेड्यूल में आता क्या क्या है। इवन स्टेट लिस्ट में भी कुछ प्रोविजंस ऐसी होती हैं, यहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में भी इंटरफियर कर सकती है। हमारी पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के भी कुछ सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकती है। फाइन। सो ये जो सारी बातें हैं ये हम पार्ट 11 में डिस्कस करते हैं। ये जो चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, 3 तरीके की लिस्ट, ये हमने बोरो की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। आप लोग अगर अब पीछे ध्यान दें, जब हमने बोरोइंग्स की बात की थी, सो बोरोइंग्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मैंने सबसे पहली बात मेंशन की हुई थी फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम का मतलब यही है कि सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे है। सो ये जो 3 तरीके की लिस्ट है ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बोरो की है। हमने अपने अकॉर्डिंगली उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर ली। कई बार प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पूछ लेते हैं
कि यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में कितने कितने सब्जेक्ट्स थे ओरिजिनली। सो यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली कितने सब्जेक्ट्स थे? 97। ओरिजिनल बात कर रही हूँ मैं 1950 की। देन स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे? 66, 26 जनवरी 1950 को। देन कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे? ओरिजिनल में 47। 97, 66 एंड 47 ये सब्जेक्ट्स थे। अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनका नंबर चेंज हो गया है आफ्टर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब हमारे पास एट प्रेजेंट क्या नंबर है? यूनियन लिस्ट में तो अब हमारे पास 98 सब्जेक्ट्स हैं। देन स्टेट लिस्ट में कम हो गए हैं, 59 हैं। एंड कंकरेंट लिस्ट में भी इवन इंक्रीज हो गए हैं, अब कितने हैं? 52। सो ये भी जो चीज़ है आप लोग इसको मेमोराइज कर सकते हैं। ये जो ऊपर मैंने नंबर मेंशन किए हैं ये सब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। अब अमेंडमेंट्स के बाद एट प्रेजेंट कितने हैं? ये नीचे वाले नंबर। यूनियन लिस्ट में 98, स्टेट लिस्ट में 59 एंड कंकरेंट लिस्ट में 52। सो ये है ब्रीफ में बात हमारे 7th शेड्यूल की जो हमें याद रखनी है। उसके बाद ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो लास्ट शेड्यूल था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट वाज द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से शेड्यूल। 8th शेड्यूल में क्या दिया गया है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने कितनी लैंग्वेजेस को रिकग्नाइज किया है, कितनी लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइज करती है। सो एट प्रेजेंट इस टाइम पे लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर 22 इन नंबर। इस टाइम पे 22 है। इसके बारे में मैं आपको कुछ और डिटेल बताऊंगी कि 22 लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड हैं। बट जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 22 लैंग्वेजेस नहीं थी रिकग्नाइज्ड। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 15 लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड थी। अब 15 से हमारे पास हो गया है नंबर 22। इसके लिए 3 अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। इट वाज नॉट 15, ओरिजिनल में इट वाज 14। बाय मिस्टेक आई सेड 15। So original constitution में number was 14 but now the number is 22. So क्या हुआ? सबसे पहले हमने एक लैंग्वेज ऐड की, टोटल बनी 15। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की 3 लैंग्वेज और हमारे पास हुआ नंबर 18। उसके बाद हमने ऐड की 4 और नंबर बना 22। सो ये कैसे कैसे ऐड हुई? ये जो 15th लैंग्वेज थी, दिस वॉज एडेड बाय 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। CAA टर्म मैं यूज़ कर रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए। सो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने लैंग्वेज ऐड की, एक ही लैंग्वेज ऐड की, तो नाम भी इम्पॉर्टेंट है। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच वॉज द 15th लैंग्वेज रिकग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? दैट वॉज सिंधी। उसके बाद 3 और ऐड की हमने 71st अमेंडमेंट से। 71st अमेंडमेंट से हमने 3 नई लैंग्वेज ऐड की, इसी ऑर्डर में कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपालीज। सो 18 लैंग्वेजेस कैसे हुई? 71st अमेंडमेंट से हमने 3 और लैंग्वेज ऐड की, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपालीज।
अब उसके बाद आफ्टर फ्यू ईयर्स ये जो अमेंडमेंट थी, वैसे ये ईयर उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, दिस वाज ऑफ 92 एंड दिस वाज ऑफ 1967। सो लास्ट में हमने 4 और लैंग्वेज जो ऐड की वो हमने ऐड की 92nd अमेंडमेंट से, ये थी ईयर 2003 की। सो इससे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हो गया 22। 92nd अमेंडमेंट से हमने कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड की? 4 लैंग्वेज थी, बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली। सो ये 4 लैंग्वेज जो थी ये हमने ऐड की 92nd अमेंडमेंट से 2003 में। सो 2003 से अब तक हमारे पास 22 लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड हैं। फाइन, इनको आप याद करना चाहो तो आप ऑर्डर में याद कर सकते हैं। BDS एक्रोनिम बना सकते हैं, BDS की डिग्री सबको पता है, सो BDSM यू कैन कीप इन माइंड। बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली। सो ये हैं हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स 8th शेड्यूल को लेके, जिससे हमने लैंग्वेजेस ऐड की। पेपर में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधी कौन सी लैंग्वेज थी रिकग्नाइज, 15 नंबर पे 21st अमेंडमेंट से ऐड की गई। सो उसके बाद 92nd से कौन सी ऐड की गई, 71st से कौन सी ऐड की गई, कैसे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ये बात हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल की। सो 8th शेड्यूल जो था, 8th शेड्यूल ओरिजिनली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में था। उसके बाद जो 4 शेड्यूल हमने ऐड ऑन किए हैं वो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किए हैं। सो अब इन चारों शेड्यूल के लिए आप लोगों को अमेंडमेंट नंबर्स भी याद करने पड़ेंगे और ये भी पता होना चाहिए ब्रीफ में कि उसमें है क्या। 9th शेड्यूल तो हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही ऐड ऑन कर दिया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल को डालने की क्या ज़रूरत पड़ी? लैंड रिफॉर्म्स के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी प्रोविजंस थी कि सरकार जब भी कोई लैंड रिफॉर्म करने के लिए लॉ बनाती तो वो लॉ वैलिड नहीं होते थे। फंडामेंटल राइट्स में कुछ ऐसी प्रोविजन थी। तो 9th शेड्यूल में ये कहा गया कि 9th शेड्यूल में अगर गवर्नमेंट कोई भी लैंड रिलेटेड लॉ रखेगी तो दैट विल बी आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मीन्स उसको जुडिशरी चैलेंज नहीं कर सकती, उसको हम कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। बट ये जो चीज़ थी ये टेम्परेरी टाइम के लिए थी क्योंकि गवर्नमेंट ने इसका मिसयूज़ करना स्टार्ट किया। सो सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्ड में कुछ जजमेंट्स भी दिए जिसमें उन्होंने कहा कि अब जब भी 9th शेड्यूल में कोई पर्टिकुलर लॉ रखा जाएगा दैट विल रिमेन ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, ताकि सरकार 9th शेड्यूल का मिसयूज़ ना कर सके। 9th शेड्यूल का पर्पस था लैंड रिफॉर्म और कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमने कोई शॉर्टकट मेथड क्रिएट नहीं किया था कि पार्लियामेंट अपने लॉ बनाती रहे। फाइन, सो ये है हमारा ब्रीफ में 9th शेड्यूल। फाइन, जो पहले आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू था, देन देयर वाज ए केस I.R. कैलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। I.R. कैलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस 2007 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में कोई भी जो लॉ ऐड ऑन किया गया है उस लॉ को
जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। 1973 के बाद रखे हुए लॉज आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। ये क्यों रखा गया? क्योंकि टाइम टू टाइम सरकार ने इस पर्टिकुलर प्रोविज़न का मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। फाइन। सो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में IR कैलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कहा that laws included under 9th schedule are now open to judicial review after this particular date। इस पर्टिकुलर डेट का जुडिशरी में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है। मैं अभी आपको कुछ देर के बाद इसका रेलेवेंस बताऊंगी। देन कमिंग टू 10th शेड्यूल, हम पहले शेड्यूल्स का टेबल कंप्लीट करते हैं। 10th शेड्यूल वॉज एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगेन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इवन इस अमेंडमेंट का ईयर भी इम्पॉर्टेंट है। इट कंटेन द प्रोविजंस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। एक टाइम आया था हमारे सिस्टम में लेट 80s में कि कोई पर्टिकुलर मेंबर किसी पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर देता था। सो अगर इस तरीके से कोई भी एग्जिस्टिंग मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करता है तो वो गलत है। उससे क्या होगा, जो हमारी गवर्नमेंट फॉर्मेशन है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, गवर्नमेंट फॉल भी कर सकती है। सो डिफेक्शन इज बेसिकली वॉज कॉजिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन आवर कंट्री। सो उसको रोकने के लिए, उसको कर्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमने एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड ऑन किया। सो एंटी डिफेक्शन लॉ किस साल में एग्जिस्टेंस में आया आपसे पूछा जा सकता है, तो 1985 उसका आंसर होगा। 10th शेड्यूल कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुआ? 52nd अमेंडमेंट से। सो ये सारी जो डिटेल्स हैं हम इलेक्शंस में रीड करते हैं। सो दिस वाज 10th शेड्यूल। उसके बाद 11th और 12th शेड्यूल, मैंने कुछ देर पहले पार्ट्स के रिलेशन में भी इनकी बात की थी। पार्ट्स को डिस्कस करते मैंने 73rd अमेंडमेंट की बात की थी 92 की। फाइन कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हम लोगों ने पार्ट 9 ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में। सो पार्ट 9 ऐड किया जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें पंचायत के बारे में बात की। 11th शेड्यूल भी हमने सेम अमेंडमेंट से ऐड ऑन किया, जिसमें हमने कहा कि पंचायत कितने सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकती है। सो 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स के ऊपर पंचायत लॉ बना सकती है, उनकी लिस्ट दी हुई है। सो हमारे लिए कई बार ये नंबर इम्पॉर्टेंट है कि पंचायत को कितने सब्जेक्ट्स की जुरिस्डिक्शन दी गई है या म्यूनसिपैलिटीज़ को कितने सब्जेक्ट की जुरिस्डिक्शन दी गई है। सो ये नंबर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, सब्जेक्ट्स याद करने हमारे लिए उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। सो 12th शेड्यूल वॉज एडेड बाय पैरेलल 74th अमेंडमेंट, जिससे हमने पार्ट 9A ऐड किया था म्यूनसिपैलिटीज़ का। सो उससे हमने 12th शेड्यूल ऐड किया। सो म्यूनसिपैलिटीज़ के पास 18 सब्जेक्ट्स की जुरिस्डिक्शन है, बट पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़ की जो ये जुरिस्डिक्शन होती है, ये अपनी इस जुरिस्डिक्शन को यूज़ करते हैं अगर उनकी स्टेट गवर्नमेंट उनको परमिट करती है, उनका स्टेट लेजिस्लेचर उनको परमिट करता है। सो ये हैं हमारे 12 शेड्यूल्स। सो इन सारे शेड्यूल की जो लिस्ट है वो आपको लर्न होनी चाहिए 1st से लेके 12th तक। सो पहले 8 शेड्यूल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, लास्ट 4 शेड्यूल हमने बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड ऑन किए। फाइन। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग द टेबल ऑफ शेड्यूल। इसमें से नॉर्मली हमें एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। फाइन। नाउ अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी, उसकी नेचर क्या है, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जब हम बात करते हैं नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, सो नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं कि क्या इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है।
फेडरल का मतलब होता है टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सो जब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, फाइन, तो हम बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट की। जब हम बात करते हैं कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई ऐसी सेपरेशन नहीं है, ईदर वन इज सुपीरियर टू द अदर, दोनों कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर रहे, दोनों सबऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के नीचे काम कर रहा है, तो हम कहते हैं वन इज मोर स्ट्रोंगर, उसको हम कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फाइन, सो यूनिटरी फॉर्म में क्या हैं, सारी की सारी पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बट फेडरल में हम कहते हैं पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। फाइन, सो जब हम इसकी बात करते हैं कि इंडिया कहाँ पे फॉल करता है, वो हम लोग थोड़ी देर में सम अप करते हैं। सो फेडरल गवर्नमेंट में हम बेस्ट एग्जांपल देते हैं यूएसए की, यूनिटरी गवर्नमेंट में हम बेस्ट एग्जांपल देते हैं यूके की। फाइन, सो अब हम बात करेंगे कि हम कैसे कहेंगे कि कौन सा जो देश है वो ट्रू फेडरल है या कौन सा देश है जो यूनिटरी है। सो बात करते हैं हम, 5 फीचर्स होते हैं ट्रू फेडरेशन के। फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है? यस, इंडिया में है। अभी मैंने आपको बताई थी 7th शेड्यूल में हमारे पास 3 तरीके की लिस्ट दी गई है जिसमें हमने पावर्स को डिफाइन किया हुआ है। सो टू सम एक्सटेंट वी कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इज देयर, बट सेम टाइम इंडिया में क्या है, हम ये नहीं कह सकते कि सेंटर और स्टेट के पास इक्वली पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सेंटर इवन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर भी लॉ बना सकता है। सो इंडिया में ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इंडिया में हम क्या कह सकते हैं कि थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़ी नहीं है। फाइन, नॉट 100%। सेकेंड फीचर इज सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, वो हम मानते हैं। मैंने आपको बिगनिंग में यही कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ आवर लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन इज बाइंडिंग बोथ ऑन द सेंटर एंड एज वेल एज स्टेट। तीसरी बात, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी चीज़ मैं आप लोगों को ब्रीफ में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि हम एक प्रोसीजर यूज़ करके ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, बहुत ईजिली नहीं कर सकते हैं। देन द लास्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। यस, हमारे देश में एज फार एज पॉसिबल जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। फाइन, बाकी हम जब इसकी वर्किंग रीड करेंगे तब हमें पता चलेगा, बट अल्टीमेटली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। हमारे देश में जुडिशरी में सबसे सुप्रीम कौन आता है? सबसे टॉप लेवल पे क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज फार एज पॉसिबल आर जुडिशरी वर्क्स इंडिपेंडेंटली। फाइन, कुछ थोड़ी बहुत इंटरफियरेंस है, दैट इज ऑलवेज द लूप होल। फाइन, अदरवाइज हम इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स की बात करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो स्ट्रक्चर है, नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट इज़ फेडरल एज वेल। फेडरल भी हैं उसमें, बट सारे के सारे फीचर 100% फॉल नहीं करते। फाइन, अब हम देखेंगे कि यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से हैं। सो अंडर द यूनिटरी फीचर्स सबसे पहली बात आती है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारे पास
एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर और स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग नहीं है। दिस इज द फर्स्ट यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर और द स्टेट। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर इज सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है हमारे यहाँ पे ऑल इंडिया सिटीजनशिप है। हम कहते हैं कि इंडिया की सिटीजनशिप है, स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है। अगर हम किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम ये नहीं कहते अगले को कि मैं पंजाबी सिटीज़न हूँ। हम इंडिया से बाहर जाते हैं तो वी से दैट आई एम फ्रॉम इंडिया। सो सिंगल सिटीजनशिप इज़ देयर। हम स्टेट की अलग से सिटीजनशिप नहीं देते। सिंगल सिटीजनशिप हमने बोरो की है यूके से। यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप है, फाइन, क्योंकि यूएसए ट्रू फेडरेशन की एग्जाम्पल है। अगली बात करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। हमने अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट्स में से कोई नई स्टेट बनानी है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना क्रिएट की गई, या हमने किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का एरिया चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करनी है या नाम चेंज करने हैं, फाइन। बाउंड्री, नेम, एरिया तो हमने किसी स्टेट का बदलना है, बट यहाँ पे पावर किसको दी गई है? पावर अल्टीमेटली दी गई है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट मतलब सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, स्टेट के पास नहीं है। सो दिस इज अगेन द यूनिटरी फीचर। यहाँ पे सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट। सेंटर स्टेट्स का कुछ भी चेंज कर सकता है। आर्टिकल 3 में उसका प्रोसीजर दिया गया है। सो इसको भी हम यूनिटरी फीचर में बात कर सकते हैं। देन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द राज्यसभा। मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों को बताया था कि 4th शेड्यूल में हम एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा की बात करते हैं कि राज्यसभा में कौन सी स्टेट या यूटी के पास कितनी कितनी सीट है। उसकी लिस्ट हमारे 4th शेड्यूल में दी गई है। बट यूनिटरी फीचर में हम क्या कहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का राज्यसभा में कितना नंबर है वो डिपेंड करता है उस स्टेट की पॉपुलेशन के ऊपर। हमने हर स्टेट को राज्यसभा में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी हुई, इसलिए हम इसको भी कहते हैं यूनिटरी फीचर। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की हमने वहाँ पे बात की थी कि जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव को वो करके, फाइन। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या है कि हमारे जो जुडिशरी के सारे लेवल हैं, सेंटर, स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, सबकी सब यूनिफाइड है, सबकी सब इंटीग्रेटेड है। इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन ऑफिस ऑफ कैग, मैंने पहले भी टर्म यूज़ की है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का एक ही ऑफिस है जो सेंटर, स्टेट सबके हमारे लॉज देखता है, सबकी ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स करता है। एंड देन स्टेट का हेड होता है गवर्नर। सो गवर्नर की अपॉइंटमेंट भी जो है वो भी प्रेसिडेंट के हाथ में है।